Hello students, Assalamu alaikum. First year pre-engineering students. चैप्टर 1 पर हमारी डिस्कशन चल रही है और तमाम स्टूडेंट तक मेरी वॉइस पहुंच रही है और स्क्रीन शेयर हो रही है। तमाम स्टूडेंट तक मेरी वॉइस पहुंच रही है और स्क्रीन भी शेयर हो रही है। निशा कहती है अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। इकरा ने कहा यस सर। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 1.1 में यूनिवर्सल सेट x such that x belongs to z -1 less than x less than 5। तो ये जरा तमाम स्क्रीन पर कंसंट्रेट करेंगे और एक सेकंड के लिए लिखना बंद कर दें। मैं आपसे कहता हूं टू लेस देन एंड इक्वल, ये जो साइन है ये लेस देन का है और इसके नीचे जो हम एक लाइन लगा लेते हैं तो इसको पढ़ते हैं लेस देन एंड इक्वल। कह रहे जी टू लेस देन एंड इक्वल टू x लेस देन एंड इक्वल टू 10। अब यहां पर अगर आप गौर करें तो 2 के साथ लेस देन भी है और इक्वल भी है और 10 के साथ भी लेस देन और इसके साथ इक्वल भी। तो जब लेस देन और इक्वल आ जाए तो इसका मतलब यह है कि 2 को भी शामिल करना है, 10 को भी लिखना है और इसके दरमियान में जितने भी नंबर्स हैं वो सब के सब लिखे जाएंगे, यानी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक नंबर्स लिखे। अब अगर आपके पास 2 लेस देन x लेस देन 10 आपके पास आ जाए तो यहाँ पे दोनों तरफ लेस देन तो है लेकिन इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि 2 को शामिल नहीं किया जाएगा और ये जो 10 है इसको भी शामिल नहीं किया जाएगा। इसके दरमियान में आज की क्लास की इरश कहती हैं कि सर फर्स्ट स्लाइड है जो आप पढ़ा रहे हैं। जी हाँ, ये भी फर्स्ट स्लाइड है हमारी और आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 9 में बेटे ये बात है कि लेस देन के साथ अगर इक्वल का साइन आ जाए तो 2 को भी शामिल करना है, 10 को भी शामिल करना है क्योंकि लेस देन के साथ इक्वल है और इसके दरमियान में जितने नंबर है सब शामिल करना है। अगर सिर्फ लेस देन का साइन है और इक्वल नहीं है, यहाँ भी लेस देन का साइन पूरा इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि 2 और 10 को शामिल नहीं किया जाएगा और इसके दरमियान में जितने नंबर्स हैं वो सब के सब शामिल किए जाएंगे। कभी ऐसा भी होता है कि मैं आपके सामने लिखता हूं 2 लेस देन एंड इक्वल टू 10 x लेस देन 10, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब अगर लेफ्ट साइड पर यहाँ पर आप गौर करें तो आपको नजर आ रहा है लेस देन भी है और इक्वल भी है। लेस देन और इक्वल का मतलब यह है कि 2 तो शामिल होगा यहाँ से, यानी 2 आएगा, लेकिन 10 को शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि 10 के साथ लेस देन। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर यही कंडीशन यहाँ पे आ जाए यानी 2 लेस देन हो फिर x लेस देन एंड इक्वल टू 10 हो, तो इसका मतलब क्या होगा कि 10 तो शामिल किया जाएगा, 2 शामिल नहीं किया जाएगा और इसके दरम्यान में जितने नंबर है वो सब के सब शामिल किए जाएंगे। तो बस क्वेश्चन नंबर 9 के हवाले से भी ये पॉइंट्स अब आप अपने जहन में रखेंगे कि अगर आप यूनिवर्सल सेट को देखें तो यूनिवर्सल सेट क्या है, -1 लेस देन x लेस देन 5, -1 लेस देन x लेस देन 5। तो इसका मतलब क्या है भाई, 1 को शामिल नहीं करना, 5 को शामिल नहीं करना। यानी सोल्यूशन में हम पहले यूनिवर्सल सेट बनाते हैं कि यूनिवर्सल सेट हमारा क्या बनेगा। भाई यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा कि -1 शामिल नहीं करना है, 5 को नहीं लिखना, -1 और 5 के दरमियान में जितने नंबर हैं वो सब के सब लिखे जाए।
तो -1 से पहले क्या आता है, 0 आएगा, फिर 1 आएगा, 2 लिखा जाएगा, 3 लिखा जाएगा और 4 लिखा जाएगा। ये नंबर्स लिखे जाएंगे बेटे किसमें, यूनिवर्सल सेट में नंबर्स लिखे जाएंगे। ये यूनिवर्सल सेट के नंबर्स हैं। और उसके बाद अगर आप सेट ए की बात करें तो आप देखेंगे कि सेट ए में कहता है जी 1 है, लेस देन एंड इक्वल टू वाई लेस देन एंड इक्वल टू 3। इसका मतलब यह है कि 1 भी शामिल करेंगे, 3 भी शामिल किया जाएगा और इनके दरम्यान में जितने नंबर हैं वो सब लिखे जाए, यानी 1 भी आएगा, 2 भी आएगा और 3 भी आपके पास आ जाए। लास्ट वाले अगर बी को आप देखें तो सेट बी में हम ये देख रहे हैं कि 2 लेस देन तो है लेकिन इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये है कि 2 शामिल नहीं होगा, 3 लिखा जाएगा और लास्ट वाला नंबर 4 है और उसके साथ लेस देन और इक्वल भी है। इसका मतलब ये है कि 4 भी शामिल किया जाए। तो यूनिवर्सल सेट 0 1 2 3 4 और सेट ए 1 2 3 और सेट बी 3, 4 आपके पास ही आ गए। ये तो हमने इसके जो है वो नंबर्स बना दिए। भाई क्वेश्चन इसका क्या है, डी मॉर्गन लॉज। पहले सॉल्यूशन में आप ये तमाम चीजें लिख लें, फिर इसके क्वेश्चन को डिस्प्ले करता हूं मैं आपके सामने। तो क्या तमाम स्टूडेंट को बात समझ में आ रही है? धीरज, वजिया, निशा, इकरा, वजिया, इकरा, निशा, फातिमा, बेटे तमाम स्टूडेंट को बात समझ में आ रही है कि यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 को आप कहते हैं कि सर कॉपी करना है, तो कॉपी कर लें तो अच्छी बात है, और अगर ना कॉपी करें तो आपकी मर्जी, स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 9 है, उस क्वेश्चन नंबर 9 में ये जो यूनिवर्सल सेट है ये हमने समझ लिया, सेट ए को समझ लिया हमने, और उसके बाद सेट बी कैसे बना 3, 4, इसको भी हमने समझ लिया। अब क्वेश्चन एक्चुअल में क्या है, क्वेश्चन इसका है डी मॉर्गन लॉ, वी वेरीफाई दैट डी मॉर्गन लॉज। भाई पहला पार्ट ये कहता है, क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो कहता है डी मॉर्गन लॉज को प्रूव करें। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 9 को जब आप सॉल्व करते हैं तो सबसे पहला काम क्या करें कि सॉल्यूशन की हेडिंग डालें। सॉल्यूशन की हेडिंग डाल के लिखें यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू, और यूनिवर्सल सेट में -1 नहीं है, 0 है, फिर 1 है बेटे, 2 है, 3 है और 4 तक ये नंबर है यूनिवर्सल सेट में। फिर सेट ए की जो वैल्यूज है उसमें क्या होगा जी, 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है, यानी 1 2 3 तक नंबर्स हैं। उसके बाद जो सेट बी है आपके पास, सेट बी में 2 नहीं है, 3 और 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट कहता है डी मॉर्गन लॉस। वी नो दैट, भाई वी नो दैट, फर्स्ट पार्ट के लिए आप लिखेंगे वी नो दैट डी मॉर्गन लॉ। हमने मैट्रिक क्लास में डी मॉर्गन लॉ को पढ़ा था, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये हमने डी मॉर्गन लॉ मैट्रिक क्लास में भी लिखा है, मैट्रिक क्लास में इसको हमने पढ़ा भी है। तो यहाँ पर हम पहले इसकी
लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है जी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। पर ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट में पहले आप क्या मालूम करेंगे, ए यूनियन बी मालूम करेंगे। ए यूनियन बी कैसे मालूम करते हैं भाई, सेट ए के नंबर जो है वो है 1 2 और 3, ये सेट ए के नंबर है। फिर यूनियन का साइन लगाएंगे, सेट बी के नंबर बेटे 3,4 लिखेंगे। और यूनियन में आप सब जानते हैं कि नंबर्स को एक तरतीब के साथ लिखते हैं, तो 1 2 3 4। ये हमारे पास ए यूनियन बी का रिजल्ट आ गया। ए यूनियन बी के बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूं नाउ। अब आपने इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। नाउ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। अब हम यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को माइनस करेंगे। यूनिवर्सल सेट हम जानते हैं, यूनिवर्सल सेट के नंबर्स में 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, 3 है और 4 है। और माइनस ए यूनियन बी का नंबर 1 2 3 और 4 है। ले जी, इकरा ने जवाब दिया कि सर 0 आंसर आ रहा है। 1 2 3 4 सेम नंबर बेटे कैंसिल हो जाएंगे और हमेशा पहले सेट के नंबर लिखे जाएंगे। पहले सेट में 0 है तो 0 ही आंसर है। शाबाश, ये रिजल्ट हमने मालूम कर लिया। कौन सी साइड का, लेफ्ट हैंड साइड का। लेफ्ट हैंड साइड के बाद हम इसकी कौन सी साइड सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो राइट हैंड साइड में पहले क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट को मालूम करना है, फिर बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे और फिर दोनों के दरमियान में क्या लेना है, इंटरसेक्शन भी लेना है। तो राइट लेफ्ट हैंड साइड को मैंने सॉल्व कर दिया। अब जरा राइट हैंड साइड को सॉल्व करें। राइट हैंड साइड का आंसर भी 0 ही आना चाहिए। राइट हैंड साइड को सॉल्व करें। राइट हैंड साइड में जब आप ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल माइनस ए, फिर बी कॉम्प्लीमेंट, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाएगा। और राइट हैंड साइड का आंसर भी 0 ही आना चाहिए, यानी आंसर में 0 आना चाहिए। नीचे लिखेंगे हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद राइट हैंड साइड को आप सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड का आंसर भी 0 ही आना चाहिए। और जब 0 आ जाए तो आप लिखेंगे हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेकिन निशा कहती हैं कि सर आंसर 0 है, मरियम ने भी कहा आंसर 0 है। राइट हैंड साइड का आंसर भी 0 आना चाहिए। लेकिन इसके बाद डी मॉर्गन लॉ में हम जानते हैं कि ये बात याद रखें कि डी मॉर्गन के 2 लॉज होते हैं भाई। तो ये हमने पहला लॉ प्रूफ कर लिया और जब डी मॉर्गन का पहला लॉ प्रूव हो जाए तो नेक्स्ट लाइन में लिखें वी नो दैट ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू
A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो डी मॉर्गन के बेटे दो लॉज होते हैं, दोनों को ही प्रूफ करेंगे। पहला लॉ आपने प्रूफ कर लिया, अब आप जाएंगे सेकंड लॉ की तरफ। सेकंड लॉ को कैसे प्रूफ करेंगे भाई? सेकंड लॉ के लिए आप लिखेंगे वी नो दैट ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। फिर हम लेंगे कौन सी साइड इसकी? लेफ्ट हैंड साइड। डी मॉर्गन का सेकंड लॉ प्रूफ करेंगे अब आप। ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ये कहता है कि पहले हम ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू सेट ए के एलिमेंट्स में 1 2 एंड 3 है। फिर बेटे इंटरसेक्शन का साइन लगाना है और सेट बी के नंबर है 3, 4। इंटरसेक्शन में एक जैसे नंबर्स लिखते हैं, कॉमन नंबर्स लिखे जाएंगे। तो यहाँ पे जो कॉमन एलिमेंट मुझे मिल रहा है वो बेटे 3 मिल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में नाउ लीजिए, इरज ने कहा कि आंसर सर 0 1 2 4 है। निशा ने भी कहा, इकरा ने भी कहा, शाबाश बेटे, वेल डन, वेरी गुड। चेक कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यूनिवर्सल के नंबर्स आप लिखेंगे यहाँ पर 0 1 2 3 4 और उसके बाद माइनस ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट 4 है। तो बेटे 4 से 4 कैंसिल। ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट 3 है, तो भाई 3 से 3 कैंसिल होगा और 0 1 2 4 हमारा आंसर बनेगा। हमारा आंसर 0 1 2 और 4 है। ये रिजल्ट है बेटे कौन सी साइड का? लेफ्ट हैंड साइड का। अब आप इसके बाद इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालें, फिर बी कॉम्प्लीमेंट को मालूम करें और फिर दोनों का यूनियन लें। और आंसर यही आना चाहिए 0 1 2 4। आंसर यही आना चाहिए 0 1 2 4। आपका आंसर आना चाहिए 0 1 2 4। लीजिए, रज ने कहा कि सर कंप्लीट कर चुकी है लेफ्ट हैंड साइड और उसके बाद राइट हैंड साइड का आंसर भी 0 1 2 4 होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमने जो फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया वो है डी मॉर्गन्स लॉज। डी मॉर्गन लॉज हमारे पास हैं। ये डी मॉर्गन लॉज हमने प्रूफ किए। क्वेश्चन नंबर 9 का ये फर्स्ट पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 का जो सेकंड पार्ट है उसमें भी दो साइड दी गई है बेटे, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड दी गई है। तो लेफ्ट हैंड साइड b माइनस ए है और राइट हैंड साइड जो है वो b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट सॉल्यूशन में फर्स्ट वी टेक लेफ्ट हैंड साइड। The left hand side is
बी माइनस ए, लेफ्ट हैंड साइड में बी माइनस ए का रिजल्ट। जी यहाँ पे इरज ने कहा और इकरा ने कहा कि आंसर 4 है। बिल्कुल सही कहा आपने, शाबाश। बी माइनस ए में 3,4, फिर माइनस सेट ए में है 1, 2 और 3 है। 3 से 3 कैंसिल। हमेशा पहले सेट के नंबर लिखे जाएंगे, तो ये आपके पास आ गया 4, बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसके बाद आप जाएंगे इसकी राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में है बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो बेटे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट में हम यू में से ए को माइनस करेंगे, और यहाँ यू का मतलब यूनिवर्सल सेट होता है 0, 1, 2, 3, 4, फिर साइन माइनस का, और सेट ए के नंबर हैं 1, 2, 3। 1, 2, 3 से 1, 2, 3 कैंसिल, और मेरे पास आ गया 0 और 4। ये रिजल्ट है ए कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट आ। नाउ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, सेट बी के नंबर 3,4 है बेटे, इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट 0,4। सेम नंबर लिखे जाएंगे। सेम नंबर यहाँ पर बेटे 4 है, तो हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेकिन मरियम कहती हैं कि सर बी माइनस ए दोबारा से बता दें। लेकिन यह देखें लेफ्ट हैंड साइड में बी माइनस ए है, यहाँ पे बी का सेट लिखा 3,4, फिर ए का सेट लिखा 1, 2, 3। देखिए जब दो सेट के दरमियान में नेगेटिव साइन आ जाए तो सेम नंबर कैंसिल कर देते हैं, 3 से 3 कैंसिल होगा। और याद रखें जब माइनस का साइन होता है तो हमेशा पहले सेट के नंबर लिखे जाते हैं, दूसरे सेट में नंबर हो या ना हो उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। पहले सेट में चूंकि 4 बच रहा था तो इसलिए 4 लिखा गया है। अगर कोई नंबर यहाँ नहीं बचता तो आंसर नल सेट हो जाता। मरियम बेटे बात समझ में आ गई? ओके जी, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 9 को कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्या तमाम स्टूडेंट के पास क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है? क्वेश्चन नंबर 9 सबके पास कंप्लीट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कि सेट जो बी है वो 2,3 है, और जो सेट सी है वो x, y, z है। फर्स्ट पार्ट में B क्रॉस C। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट, नाउ सॉल्यूशन B क्रॉस C इज इक्वल टू सेट जो B है वो है आपके पास 2,3, फिर बेटे क्रॉस का साइन लगाएंगे, और सेट C है x, y और z। जब बेटे दो सेट्स के दरमियान में क्रॉस का साइन आ जाए तो इसका मतलब कोई आम मल्टीप्लिकेशन नहीं है, बल्कि हम 2 को x के साथ लिखेंगे राउंड ब्रैकेट में, यानी 2,x, फिर 2,y, उसके बाद 2,z राउंड ब्रैकेट में। जब ये 2 कंप्लीट हो गया
तो उसके बाद हम थ्योरी को कंप्लीट करते हैं। थ्योरी को x के साथ, थ्योरी को y के साथ और थ्योरी को z के साथ कंप्लीट किया जाता है। एक करली ब्रैकेट स्टार्ट में और एक करली ब्रैकेट इसके आखिर में लगाया जाएगा। तो ये रिजल्ट आ गया किसका? B क्रॉस C का रिजल्ट आ गया। B क्रॉस C का जब रिजल्ट आप फाइंड आउट कर लें तो उसके बाद C क्रॉस B मालूम करेंगे। C क्रॉस B आप खुद से फाइंड आउट करेंगे। B क्रॉस C मैंने मालूम कर दिया। C क्रॉस B मालूम करें, फिर B क्रॉस B मालूम करें। 4 पार्ट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देख लेंगे कि B क्रॉस C और C क्रॉस B का जो रिजल्ट है वो इक्वल नहीं होगा। B क्रॉस C के बाद C क्रॉस B और फिर B क्रॉस B मालूम करेंगे। 4 पार्ट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने उसमें सिर्फ कहा है कि B क्रॉस C और C क्रॉस B इन दोनों के रिजल्ट्स आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देखकर आप खुद बता सकेंगे कि इसके रिजल्ट्स इक्वल नहीं है। ओके जी, आपने कहा सर बिल्कुल इक्वल नहीं है। निशा ने कहा कि सर इक्वल नहीं है। और B क्रॉस B मालूम कर सकते हैं आप। B क्रॉस B का रिजल्ट मालूम कर सकते हैं। B क्रॉस C क्रॉस B का रिजल्ट इक्वल नहीं होगा। फिर B क्रॉस B और फोर्थ पार्ट आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, या सॉल्व ना भी करें तो क्योंकि वो पहले ही सॉल्व हो चुका है। ओके जी, 2,2 और 2,2 2,3 3,2 और 3,3 बिल्कुल ठीक है जी। और क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को हमने कंप्लीट कर लिया। तमाम स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव कर रहे हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया S इज इक्वल टू 1 to 10 20 एंड निशा कहती हैं कि सर 4 पार्ट घर से करना है। नहीं जी, जरूरत नहीं पड़ेगी अब 4 पार्ट को सॉल्व करने की, क्योंकि 4 पार्ट कहता है कि B क्रॉस C और C क्रॉस B बराबर नहीं होने चाहिए। तो आपने B क्रॉस C और C क्रॉस B फर्स्ट और सेकंड पार्ट सॉल्व कर लिया है। उसी से आप बता सकते हैं कि ये आपस में इक्वल नहीं है, तो जरूरत नहीं है इसको सॉल्व करने। क्वेश्चन नंबर 5 में S इज इक्वल टू 1 to 10 20 एंड T इज इक्वल टू A B C D। हमारे पास सेट S में 4 एलिमेंट है, सेट T में 4 एलिमेंट है। कह रहे देन शो दैट S इज इक्विवेलेंट। जी पहली क्लास में मैंने बताया था कि ये साइन इक्विवेलेंट का है और ये नॉट इक्वल का। वो कहता है S जो है वो T के इक्विवेलेंट है, बट वो इसके इक्वल नहीं है। तो
बिल्कुल ठीक बात है जी। फर्स्ट सेट में 4 एलिमेंट हैं, तो इसका जो ऑर्डर बनेगा वो 4 बनेगा, क्योंकि OS का मतलब है ऑर्डर ऑफ S। पहले सेट S में 4 एलिमेंट हैं, और जो दूसरा सेट T है बेटे, इसमें भी आप देख रहे हैं कि 4 एलिमेंट्स, यानी दोनों सेट्स में एलिमेंट्स की तादाद इक्वल है। अगर दो सेट्स में एलिमेंट्स की तादाद इक्वल हो जाए तो हम ये कहते हैं कि जी ऑर्डर ऑफ S इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ T। दोनों का चूंकि ऑर्डर सेम है, इसी वजह से ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। हमने ये बात पहले समझ ली है कि अगर दो सेट का ऑर्डर सेम हो तो हम उन्हें कहते हैं कि ये इक्विवेलेंट सेट्स हैं। तो यकीनन S और T इक्विवेलेंट सेट्स हैं, लेकिन कोई एलिमेंट इनके अंदर कॉमन नहीं आ रहा S और R में, बट कोई भी एलिमेंट्स इनके दरमियान में कॉमन नहीं है। तो कॉमन ना होने की वजह से हम कहेंगे कि ये आपस में इक्वल नहीं है। भाई इक्वल सेट उन्हें कहते हैं जिनका ऑर्डर भी सेम हो और एलिमेंट भी सेम। तो यहाँ पे ऑर्डर तो सेम है लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है, इसी वजह से ये इक्विवेलेंट सेट तो है लेकिन इक्वल सेट्स नहीं है। ये इक्वल सेट्स नहीं है। नीरज कहती हैं कि सर टेस्ट में क्या है, जो टेस्ट में हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 है। टेस्ट के लिए एक्सरसाइज 4.1 और एक्सरसाइज 4.1 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बताए थे सिर्फ उन्हीं का टेस्ट होगा, बाकी किसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। एक्सरसाइज 4.1 में मेरा ख्याल है 8 से 9 क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे मैंने आपको। तो इन्हीं 4.1 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हीं का ही टेस्ट होगा। हाँ भाई, कोई क्वेश्चन तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने अपना एक और चैप्टर 1 को कंप्लीट कर लिया। चैप्टर 1 सेट्स का चैप्टर है, और चैप्टर 4 में हमारे पास वजिया कहती हैं कि सर मैं A2 की हूँ, जिसकी वजह से मैंने 4.1 नहीं पढ़ी है। तो भाई जिन्होंने अभी 4.1 नहीं पढ़ी उनका फिलहाल टेस्ट नहीं होगा। 4.1 के रिकॉर्डिंग लेक्चर्स आपने जो है वो आपको मिल जाएंगे, शेयर कर दिए जाएंगे। वजिया बेटे आपने 4.1 का रिकॉर्डिंग लेक्चर आप मेरा ले लें, सर फैजान से या सर एहसान को मैसेज करें। 4.1 जो चैप्टर 4 हमने स्टार्ट किया था, वो स्टार्टिंग के जो लेक्चर्स हैं वो स्टार्टिंग के जो लेक्चर्स हैं उनको आप जरा ले लें, ताकि 4.1 आप वहां से रिवाइज कर सकें। इरज ने कहा था कि सर पिछली स्लाइड को दिखा दें। इरज आपके लिए पिछली स्लाइड दोबारा आ गई। इकरार कहती है कि सर टेस्ट का दोबारा बता दें, तो बेटे एक्सरसाइज 4.1 का टेस्ट है। वजिया से मैंने कहा था कि वजिया बेटे आप मेरे जो पिछले रिकॉर्डिंग लेक्चर्स हैं वो आप उनसे मांगें। उसमें हमने जैसे जहाँ से सिलेबस स्टार्ट किया था तमाम लेक्चर्स रिकॉर्ड में मौजूद हैं, वो आपको शेयर कर दिए जाएंगे। वहाँ से आप एक्सरसाइज को समझें, बहुत आसानी के साथ तमाम चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। इसके बावजूद भी अगर कोई कंफ्यूजन रह जाए
तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। तो बढ़िया बेटे, बात समझ में आ गई? ओके जी, वजह ने कहा जी बात समझ में आ चुकी है। तो आज की क्लास में हमने अपना एक और चैप्टर जो 1 है वो कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से हमारे फर्स्ट ईयर सिलेबस में 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, एक चैप्टर 1 और एक चैप्टर 4। चैप्टर 1 सेट्स का चैप्टर था, छोटा चैप्टर है, उसमें एक ही एक्सरसाइज थी। और चैप्टर जो 4 है इसमें हमारे पास टोटल 4 एक्सरसाइज हैं, जिनमें से 3 एक्सरसाइज हमने पढ़ ली हैं और एक एक्सरसाइज हमें अभी पढ़नी है। वो आगे चलकर जब लॉकडाउन वगैरह कंप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो फिर हम उसको पढ़ेंगे। तो कोई कंफ्यूजन आज की क्लास के हवाले से, आज के चैप्टर 1 के हवाले से, सेट्स के हवाले से कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? निशा, वजिया, इरज और फातिमा, बेटे कोई कंफ्यूजन चैप्टर 1 के हवाले से तो नहीं है? निशा ने कहा नो कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं है, तमाम बातें समझ में आ चुकी हैं, लेक्चर आपको 100% समझ में आ गया है। तो कल की क्लास में हम अपना नया चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। कल की क्लास में मरियम कहती हैं कि सर पिछली स्लाइड दिखा दें, मेरे ख्याल में। मरियम बेटे, आपके लिए पिछली स्लाइड आ चुकी है और यहीं पर आज की क्लास को हम ऑफ भी करेंगे। कल की क्लास में हम एक नया चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। कल की क्लास में हम एक नया चैप्टर 2 जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो तमाम स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह नेक्स्ट कल की क्लास में एक नए चैप्टर के साथ आपसे फिर मुलाकात।